बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ईद की आपको एक मरतबा फिर सबको मुबारक। ईद गुजर चुकी है और हम आपके सामने आए हैं। ईद पर हमने आपके लिए प्रोग्राम किया था शाहनवाज धानी के साथ, यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो ईद आपने अच्छी तरह से गुजारी, रोज़े आपने अच्छी तरह से रखे। अब हम बात करते हैं काम की। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर आज डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान हॉकी का बड़ा ही एक मुश्किल मसला है। पाकिस्तान हॉकी तकरीबन एक बरस से उससे गुजर रही है। वैसे परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी के जो लेन देन के मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहस में हैं इस वक्त। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट से शुरू करते हैं। क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ खेल रही है, वो भी जारी है सीरीज़। वो जब ख़त्म हो जाएगी वनडे सीरीज़ तो हम उसके तफसील से अहाता करेंगे। लेकिन आज मेरे 3 मेहमान हैं और तीनों ही जय्यद हैं अपनी अपनी फ़ील्ड में। तीनों ही एक ही फील्ड से हैं कम व बेश, लेकिन एक एंकर के तौर पर भी जाने जाते हैं और बाकी 2 रिपोर्टर्स हैं। मामला क्रिकेट बोर्ड का है। क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फ़ैसला किया इससे पहले और मिकी आर्थर को डायरेक्टर लगा दिया मेंस टीम का। उसके अलावा वो कोचिंग के मामलात भी देखेंगे, ऑनलाइन कोचिंग भी करेंगे। मिकी आर्थर की बड़ी तारीफ़ की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब प्रेस रिलीज़ जारी किया कि 2016 से 19 तक जो उनका दौर रहा वो शानदार रहा। दौर अगर शानदार रहा तो उनको घर क्यों भेजा था आपने, ये हमारा आज का अहम सवाल है। और दूसरी बात, सिक फ्राइड एकमैन जो हॉकी टीम के कोच हैं, उनको 1 साल हो गया है, उनको पैसे नहीं दिए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से। ये भी एक मसला है। मेरे मेहमान लाहौर से 2 मेहमान, हाफिज़ इमरान साहब वक्त टीवी के लिए काम करते रहे काफ़ी अर्सा और अब यूट्यूब पर अपना जो प्रोग्राम है वो रेगुलरली करते हैं। उसके अलावा नवाए वक्त अखबार के लिए कॉलम भी लिखते हैं, बड़े तजिया कार हैं पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं, खैरियत? अस्सलाम, आपके नेक कलमात का बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब। हाफिज़ इमरान साहब, आपको ईद की मुबारकबाद मैं देता हूँ पेशगी। आपके साथ आज दूबदू हुआ हूँ तो ईद गुजर चुकी है, लेकिन मुबारक हो आपको। देखें, गुजरी ईद की आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और तमाम देखने वालों को कि हम अगली ईद के ऊपर भी और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इस तरह तो ज़रूर मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया। दूसरे मेरे मेहमान लाहौर से हैं एजाज़ शेख साहब। ये पाकिस्तान के एक बड़े रिपोर्टर्स में शुमार होते हैं। पाकिस्तान की जो लाहौर की एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट है उसके भी ये कलीदी मेंबर हैं और उसके अहदेदार भी हैं। एजाज़ शेख साहब न्यूज़ 1 टीवी के भी रिपोर्टर हैं और इनके पास भी बड़ी ख़बरें होती हैं। एजाज़ शेख साहब, आपको भी मैं ईद की मुबारकबाद दूंगा, गुज़िश्ता ईद की। भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक। भले वो गुजर ही गई है, लेकिन ईद मुबारक आपको भी। बहुत शुक्रिया। और तीसरी शख्सियत मेरे साथ बैठी हैं, वो बदियुज़्ज़मा हैं, कराची स्टूडियो में बैठे हैं। कराची के एक बड़े रिपोर्टर में शुमार इनका होता है और ये भी वाबस्ता हैं एक जो सिंध की एसोसिएशन है उससे। लेकिन ये इनका वजह शोहरत ये नहीं है, इनकी वजह शोहरत है कि ये ख़बरें अंदर से निकाल के लाते हैं और वो ख़बरें रखते हैं। ईद पर भी इन्होंने काम किया और अब ईद के बाद भी बैठे हैं। मेरी इनसे मुलाकात हो गई थी पहले, लेकिन अब क्योंकि दस्तूर है तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो बदियुज़्ज़मा आपको। हमने तो पहले दिन भी हाँ, मुबारकबाद एक दूसरे को दी थी, गले मिले थे और एक बार हमारे साथ दूसरे साथी भी हैं, तो खैर मुबारक और आपको भी ईद मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाफिज़ इमरान साहब, आपसे शुरू करता हूँ। ईद से पहले मिकी आर्थर को लेकर आ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये फैसला आपके ख्याल में कैसा है? मिकी आर्थर की आमद आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे थे तो वो मेरे जहन में फौरी तौर पर पंजाबी में गाना आ गया। वो कहते माही आएगा ते फुल्लां नाल धरती से जावांगी, चलांगी ओनू पखियां ते बड़ा कुछ कहणगियां अखियां। ओनू रंग तो वाले माही आ गया रंग है ले पलंग पाकिस्तान। ते बिठावांगी, ये भी तो है बिठावांगी। दरमियान में। तो पाकिस्तान क्रिकेट का माही आ गया है और अब देखें इसके असरार क्या होते हैं। अच्छा इमरान चूंकि साहब, वो ऑनलाइन है, चूंकि वो जगह करेंगे। अच्छा इमरान, आप भी ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन के जी हाँ मसाइल सर। हमें हमें फ़ेस करना पड़ रहे हैं। ऑनलाइन के मसाइल आपकी आवाज़ की सूरत में हमें फ़ेस करना पड़ रहे हैं, तो ये मसला भी होगा ऑनलाइन पे। देखिए, ये एक तो पाकिस्तान, इससे एक जो बड़ी चीज़ सामने आती है ना, वो ये है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो दोहरी मुलाजमत होती है उसके हवाले से अब पॉलिसी वाज़ेह हो गई है। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर दूसरे लोगों को रोकेगा तो वो कहा जाएगा कि ये नाइंसाफ़ी है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिक्की को इजाज़त दी है तो फिर तमाम लोगों को जो इसके अलावा भी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके पास भी ये एक उज़र या एक दलील आएगी। उज़र नहीं, दलील ज़रूर आएगी कि वो ये कह सकेंगे कि अगर आप मिकी आर्थर को डाबी शायर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके हवाले कर सकते हैं तो
बाकी लोगों को भी ये इजाज़त होनी चाहिए, वो एक से ज़्यादा जगह पर काम कर सकें और आप उनको बर्दाश्त करें। इसके आने वाले में आपको मज़ीद इस चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा, वो जबकि पाकिस्तान की टीम के नताइज अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि सब चीज़ें नतीजे से जुड़ी हुई हैं और अगर नतीजा पाकिस्तान की टीम के हक़ में नहीं होगा, तो फिर सबसे ज़्यादा हाफिज इमरान साहब, हाँ, आपकी ना आवाज़ मैं सुन तनकीद का नहीं पा रहा हूँ। सामना मिकी आर्चर आपकी को आप करना पड़ेगा और फिर उसके साथ आपको ना फ़ोन करते हैं हम दोबारा से। हाफिज़ इमरान साहब, आपने नुक्ता उठाया एजाज शेख साहब, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दोहरी मुलाजमत कर रहे हैं। उनका मैं नाम अभी नहीं ले रहा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर कोच भी वाबस्ता हैं और प्राइवेट टीवी चैनल के साथ भी वो काम कर रहे हैं। तो एजाज शेख साहब, आप किस तरह से देखते हैं मिकी आर्थर का आना दोबारा से? देखिए, अगर ये कहा जाए तो मेरा ख्याल शायद आप भी इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे जो भी चेयरमैन आते हैं, जून नजम सेठी साहब का भी ये अपनी पहला टेन्योर नहीं है। अगर रमीज आ जाए, वो भी क्रिकेट को जिस तरह जानते हैं, जो भी आ रहा है ना, उसकी सबसे पहली जो तरजीह है, अवलीन तरजीह, वो यही है कि कोई फॉरनर कोच लाया जाए। अब ये मालूम नहीं कि इनकी बुनियादी वजह क्या है कि वो पाकिस्तानी कोचेज को तरजीह क्यों नहीं देते। जो आम राय हमारे कानों तक पहुंचती, जो शनीद जो बात पहुंचती हमारे तक, वो तो यही है कि ये अपनी साख बनाते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो अपनी पीआरओ बनाने के चक्कर में वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि फॉरनर कोच लाया जाए ताकि ये ग्रुपिंग का जो आंसर है उसको ख़त्म किया जा सके और इनकी जो गुडविल है वर्ल्ड लेवल पे वो बेहतर हो। देख लें, रमीज आजा साहब जब आए तो उन्होंने भी वही तरजीह दी। तमाम था जो कोचेज ड्यूल नेशनल थे, चाहे वो एनसीए में थे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो पहले, तो या फिर कौमी टीम के साथ जो वाबस्ता थे, उन सबको उन्होंने तरजीह दी और लगाया। और इन्होंने जो अबूरी कोच जो सेटअप था उसमें ज़रूर सुकलैन मुश्ताक को या एक दो कोचेस को दिया, लेकिन वो भी ड्यूल नेशनल ही हैं। तो ये ख़ास ऐसी बात, अगर आप सारा इसका निचोड़ निकाले तो यही सारी बात सामने आती है कि इनके नज़दीक जो हाई फाई जो कोच, जो क्वालिफाइड कोचेज हैं, जिन्होंने लेवल 4 तक कोच किया है, कोचिंग का उनके पास एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर मिसबा को, वसीम को या किसी और कोच को ले लिया जाए तो ये ग्रुपिंग जो पाकिस्तान में आई थी, अपनी पसंद और नापसंद, अपने शहर की, अपने क्लब की, अपने दोस्त अहबाब नियर डियर को जो ओबलाइज करना शुरू कर देते हैं, फिर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। तो शायद इस वजह से ये उनको तरजीह देते हैं और जब भी जाना हो फिर उनसे मुलाकातें जारी रहती हैं। ये ठीक है। इमरान ने बात की कि ये दोहरी मुलाजमत का दरवाज़ा खुलेगा। इन्होंने नई बात की कि इसलिए रोकते हैं गैर मुल्की कोच को, इसलिए लेके आते हैं कि मुल्की लोगों का रास्ता बंद कर दें। देखिए आसिफ भाई, हमेशा से ये होता है कि आप तो काफ़ी अरसे से इस फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। जब भी कोई नया चेयरमैन आता है तो वो यही करता है कि अपनी एक टीम बनाता है और टीम उन लोगों की बनाता है कि जो उसके एतमाद पर पूरी उतरती है। अब मिकी आर्थर पिछला जो आप दौर देखें उसमें भी आए थे, कुछ खिलाड़ियों के साथ आपने उनके इख्तलाफ भी देखे थे, जिसमें सरफराज अहमद भी सर फहरिस्त थे। सरफराज के साथ तो उमर अकमल के साथ सरफराज के साथ तो बहुत अच्छा था। वही मैं कह रहा हूँ कि उमर अकमल के साथ इन्होंने जो किया और जिस तरीके से उनकी बातें हुई। तो इसके अलावा होता ये है कि असल में बाहर के कोचेज रखने का मकसद ये होता है कि अब आज एक और बात उन्होंने कह दी, प्रोफेशनल अज़म। अगर भाई आपके कोचेज़ में प्रोफेशनल वो चीज़ नहीं है तो फिर आप जो हैं वो दीगर जो आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं या जितनी भी आप डोमेस्टिक सतह पर कोचेज़ रखते हैं तो इनको भी बाहर से ले आए। फिर भाई बाहर से कोचेज़ पिछले सेटअप में तो आए थे, सेटअप में आए थे, लेकिन आप देखें ज़्यादातर पाकिस्तानी कोचेज़ ही उनके साथ काम कर रहे हैं ना। तो असल में यह है कि मिकी आर्थर को अगर लाया गया तो उसको निकाला क्यों गया था उस वक्त? अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने जिताई, उन्होंने टेस्ट चैंपियन पाकिस्तान को बनाया, वर्ल्ड T20 का नंबर 1 टीम भी बनाया आपको, तो उस वक्त क्यों निकाला गया और यहाँ आगे क्यों किया गया? मेरा कहने का मकसद ये है कि अपनी पसंद नापसंद, और ये कह रहे हैं ना कि लॉबी जो है ना बने और ये ना बने। अभी भी आपकी पाकिस्तान टीम में अगर आप उठा के देखें तो 5-6 लड़के हमेशा से जुड़े हुए रहते हैं और जुड़े हुए हैं, और आइंदा आने वाली सीरीज़ में आप देखेंगे ये चीज़ें आपके सामने। इमरान बदी साहब का ये सवाल है कि उनको निकाला क्यों गया था पहले। ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। इससे पहले आपको तो याद है 2019 में जो कमेटी बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मिसबा थे उसमें, वसीम अकरम थे उसमें, जाकिर खान थे, उरूज मुमताज़ थी उसमें, और भी दीगर लोग थे जिन्होंने ये कहा कि मिकी आर्थर सही कोच नहीं है। तो इतना सब कुछ करने के बाद जो आज तारीफ़ें लिखी हुई हैं, जो हमने प्रेस रिलीज में पढ़ा, तो ये तो फिर अजीब बात लगती है।
कि निकाला जब गया था तो इसलिए निकाला गया था चूंकि जो उन्हें लाए थे वो नहीं रहे थे, और जो जिन्होंने निकाला था वो उन्हें इसलिए नहीं रखना चाहते थे कि उनके ख्याल में ये पहले बार लगाए हुए कोच थे और इसलिए बाकी लेके जाना चाहिए उनको। निकाल की जो बात है तो उस वक्त की अगर आप देखते हैं जब मेरिट तो नहीं था उस पर। ठीक है इमरान, अब इस मौजू को हम कितना आगे खींचेंगे। अब इजाज़ शेख साहब, अब एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, इजाज़ शेख साहब की तरफ आऊँगा और इस मसले को कुछ कुछ कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊँगा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फन। चलें, मिकी आर्थर तो आ गए, अब जो भी होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मिकी आर्थर और टीम के कप्तान और चीफ सेलेक्टर वगैरह सब मिलकर देखेंगे। लेकिन एजाज शेख साहब, मिकी आर्थर के आने से आपको टीम में तब्दीलियां तो लाजमी नज़र आएंगी, क्योंकि पिछले दौर में इनके फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था। उमर अकमल बाहर हुए थे, उसके अलावा भी लड़के बाहर हुए थे। तो अब आप देखते हैं जो लड़के आ चुके हैं टीम में, इससे पहले आज़म खान की मिसाल ले लें, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस ऐसी लगती नहीं है, देखने में नहीं लगती, क्योंकि आज़म खान, शर्जील खान, उमर अकमल वगैरह वगैरह इन पर सख्त टाइम आएगा। अब तो भाई देखिए, उसने जो ज्वाइनिंग भी दी है ना, अपनी शराइत पर दी है कि उसने सारा जो स्टाफ अपने साथ रखा, जैसे मोरकल हैं या एंड्रयू प्योटिक हैं बैटिंग कोच, और इसके अलावा जो ब्रेंडन है, जो सब उन्होंने जो रखे हैं अपनी शराइत पर रखे हैं। और उस दिन ही आए जब उसका दिल किया कि मैं आऊँगा, आपसे बात करूँगा और मामला तय करूँगा, वो सारी शराइत अपनी मनवा के हैं। यहाँ तक उमर अकमल या फिटनेस की जो आपने बात की वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उमर अकमल पे जो इनकी अनबन हुई थी नहीं, मैं उमर अकमल नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो फिटनेस की बात कर रहा हूँ। वो अनबन का हमें पता है सबको। आज यहाँ जी वो भी फिटनेस ही उसकी भी बुनियाद बनी थी। और जो अब जिस तरह आपने आजम की बात की या दीगर लोगों की बात की, तो ये ठीक है कि उसकी अव्वलीन तरजीह सिर्फ और सिर्फ फिटनेस होगी, फिटनेस को वो तरजीह जरूर देते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन ही उन्होंने कोचिंग करनी है और एक दूसरे से मुशावरती अमल कंप्लीट करना है, कौन क्या कर रहा है, तो फिर वो फिटनेस पे शायद उनकी वो नजर ना हो जो बिल्कुल सामने बंदा देखता है, फिर अपने डिजाइन करके कहता है कि ये करके दिखाओ, तो नहीं होता, तो फिर अपने दिमाग से वो नहीं होगा। चलें, अब इमरान ये बताइए कि बाबर आजम कुछ रिलीफ फील कर रहे होंगे कि बाबर आजम वो लड़का है जिसको मिकी आर्थर ने बहुत सपोर्ट किया है, तो बाबर आजम के ऊपर कुछ प्रेशर अब शायद कम होगा मिकी आर्थर के आने के बाद। देखिए, एक बात तो ये है कि जब मिकी थे उस वक्त बाबर किसी और सतह पर थे। अब जब मिकी आर्थर की वापसी हुई है तो बाबर आजम किसी और हैसियत में पाकिस्तान टीम के साथ हैं और उनका मर्तबा और मकाम उस वक्त कुछ और था, आज कुछ और है। बिल्कुल। हाँ, ये बात जरूर है कि बाबर आजम को बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया और बहुत सारे लोग उनका बहुत सारा क्रेडिट बाबर आजम का मिकी आर्थर को देते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस सतह तक बाबर को लेके आए कि वो मिकी आर्थर के पास पहुंचे और उन्होंने उसके बाद फिर उनको इस्तेमाल किया बेहतर अंदाज में। तो आज वो पाकिस्तान नई दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर सबके सामने हैं। जहां पर अब ये है कि वो कप्तान है पाकिस्तान टीम के, वो डायरेक्टर बनेंगे, तो दोनों के दरमियान एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप तो होना चाहिए। चूंकि एक एहतराम का रिश्ता उनके माबैन होगा यकीनी तौर पर, क्योंकि बाबर उनके साथ बहुत वक्त गुजरा, शुरू में एक एहतराम का रिश्ता जरूर होगा। देखना यह है कि दोनों की क्या एक सतह पर आते हैं या नहीं आते हैं। सबसे अहम मसला ये होगा कि क्या मिकी आर्थर जैसे सोच रहे हैं बाबर भी उसी तरीके से उसको उस सोच को आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, या बाबर का नुक्ता नजर मुख्तलिफ होगा और बाबर अपने ख्यालात से जरा मुख्तलिफ अंदाज में मिकी आर्थर के सामने रखेंगे। तो इस चीज का आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि ड्राइव तो करेंगे, मिकी आर्थर ही ड्राइव करेंगे, कप्तान को उनके पीछे चलना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है मौजूदा सूरत हाल में जब मिकी आर्थर मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, यानी कि उनके पूरे का पूरा कोचिंग स्टाफ आ जाएगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मजमूई तौर पर जब मिकी आर्थर चला रहे होंगे तो ड्राइवर वही होंगे, बाबर आजम नहीं होंगे, कप्तान नहीं होंगे। आप देखें रमीज राजा के दौर में और अभी तक का जितना भी चंद हफ्ते इस मैनेजमेंट कमेटी के और इन लोगों के मौजूदा इंतजामिया के गुजरे हैं, इसमें बाबर आजम जो है वो ड्राइविंग सीट के ऊपर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ड्राइविंग सीट के ऊपर नहीं है, ना ही कोई हेड कोच ड्राइविंग सीट के ऊपर है। लेकिन मिकी आर्थर के आने के बाद बाबर आजम के बजाय वो जो ड्राइविंग सीट है मिकी आर्थर संभालेंगे।
दुआ तो यही ख्वाहिश यही है कि किसी भी किस्म की कोई बदमजगी ना हो, बदमज़गी ना हो, पाकिस्तान की यही क्रिकेट ख्वाहिश के है। लिए बिल्कुल बेहतरी ठीक, हो। लेकिन बिल्कुल जहाँ तक ठीक। ताल्लुक इस चीज का है, जिस तरह से अभी बात यहाँ पर हुई है कि उनके आने से या पाकिस्तान क्यों उस तरफ जाता है, या क्यों प्रोफेशनलिज्म की उनके आने में बात होती है, फिर आजम खान की फिटनेस की भी बात हुई। देखिए, बात यह है कि हमारे लोग बुरे नहीं, अच्छे हैं, लेकिन हमारे लोग ही बुरे हैं ज्यादा। वो भी कुछ ऐसे फैसले जरूर करते हैं जिनकी वजह से उनकी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठता है। देखिए, जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो आपने किस तरीके से आजम खान को पाकिस्तान की टीम के लिए खिला दिया। जब लोग आपके बारे में ये दलील दें कि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप समझौता करते हैं, तो सिर्फ कोच ही तो नहीं करता समझौता, उस सिलेक्शन कमेटी ने भी समझौता किया। तो क्या इस सिलेक्शन कमेटी ने समझौता नहीं किया था बाबर आजम को खिला के, जिसकी सरबराही हारून रशीद साहब कर रहे हैं? तो ये तो आपको वक्तन फवक्तन गाहे बगाहे मुख्तलिफ मराहल से जब आप गुजरते हैं तो आपको ये चीज नजर आती है कि पाकिस्तान में हर दूसरी जगह पर समझौता किया जाता है, और सिलेक्शन में सबसे पहले होता है, उसके बाद कोचिंग में आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे क्योंकि आजम खान बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं, वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बिलखुसूस जब वो T20 क्रिकेट की बात होती है, लेकिन उनको अपनी फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल उमर अकमल का जिक्र हुआ है कि उमर अकमल के साथ कुछ नाइंसाफी हुई या फिटनेस के ऊपर, फिटनेस कल्चर। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त की पाकिस्तान की टीम, ये जो इस वक्त की टीम है जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, यहाँ पर भी बहुत से खिलाड़ियों की बहुत दौड़ लगने वाली है। मिकी आर्थर के बाद वो उसी कोचिंग का जो उनका फलसफा है जिसमें वो फिटनेस को बहुत तरजीह देते हैं, बहुत से खिलाड़ियों की दौड़ लगने वाली है। और आप देखेंगे कि इनकी शर्ट्स जो है, इनकी जो फिजिकल फिटनेस है, वो आपको उसमें किस तरीके से चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। चलें। इसी तरीके से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब फिटनेस की बात की थी, जब आप गैर मुल्की कोच लाते हैं, आप उसे फ्री हैंड देते हैं, तो पाकिस्तानी कोचेस को क्यों फ्री हैंड नहीं देते हैं? आप ये क्यों पाकिस्तान सुपर लीग में अपने मकामी कोचेस को ये इस तरीके से नहीं काम करने का मौका दिया कि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो? आप क्यों मिकी आर्थर की तरह किसी पाकिस्तानी कोच को इतने ज्यादा इख्तियारात नहीं देते हैं? आप देखें कि जब मिसबाउल हक पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे और चीफ सेलेक्टर भी थे, तो फिटनेस वाला फॉर्मूला तो जो हिकमत अमली थी वो भी आगे लेके बढ़ रहे थे। उनके दौर में भी बहुत ज्यादा सख्ती थी इस हवाले से, लेकिन उसके बाद समझौता हुआ। बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि हम अपने लोगों को मौका भी कम देते हैं, उन पर इत्मीनान भी कम करते हैं और उन्हें इख्तियारात भी कम देते हैं। अपने लोगों को हम खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब हम ठीक है इमरान, मैं आपकी तरफ आता हूँ, दोबारा आता हूँ। ये थोड़ा सा ये इशू है, इसको हम बंद कर लें। आज़म पे तो बहुत बात हो गई। सरफराज अहमद के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मिकी से। सरफराज अब एज उनकी इतनी हो गई है कि वो मुश्किल लगता है उनका कमबैक, लेकिन मिकी के आने से वो भी थोड़ा सा रिलीफ होंगे आपके ख्याल में? देखिए, अब टेस्ट मैच में टेस्ट जो है उसमें तो सरफराज को ले लिया है, तो मेरे ख्याल में अब जगह आपके पास बनती कहाँ है? मुझे देखें कि वनडे में अगर आप देखें तो, और फिर उसके अलावा T20 में देखें तो आपके पास इतने लोग आ चुके हैं। हारिस है, रिजवान है, फिर आपके पास इस वक्त में रोहित नज़ीर भी है, और आपके पास एक जो ना साइम अयूब आपके पास आ गया है। तो आपके पास बैटिंग में तो किसी चीज़ की आपके पास प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। आगे आपने खेलना है आसिफ भाई एशिया कप, उसके अलावा वर्ल्ड कप, ये चीज़ें आपने खेलनी है। और जो वनडे और T20 में काफ़ी फ़र्क होता है। तो असल में आपका इम्तहान उस वक्त होगा जब एशिया कप और वनडे जो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, क्योंकि हम कब से बात कर रहे हैं कि हमारे पास मिडल ऑर्डर बैटिंग जो है वो नहीं है, और ऐसे दो पक्के बैट्समैन हमें चाहिए जो वनडे में हमारे काम आ सके। लेकिन कोई भी आज दिन तक इस तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तो जो इमरान भाई ने जो बात की है ना, जो कोचिंग वाली बात की है, बिल्कुल सही बात है कि जब आप एक गैर मुल्की कोच को इतना बड़ा, चलो ये सिलेक्शन पे बात की ना, सिलेक्शन से मैं बात करता हूँ। मोहम्मद वसीम का मैं यूट्यूब सुन रहा था। मोहम्मद वसीम ने बहुत तनकीद की है हारून रशीद पर, नई सिलेक्शन कमेटी पर, कि उन्होंने नए लड़कों को खिलाया, उनको अगली सीरीज में मौका नहीं दिया। ये क्या तरीका? मेरी जब आपसे मेरी बात हुई थी, आखिरी प्रोग्राम हम यहाँ PSL का कर रहे थे, तो जब ये ऐलान हुआ और 6-7 लड़कों को शामिल कर लिया, तो मैंने आपसे यही कहा था कि 2 से 3 लड़के ऐसे होते हैं जिनको आप सीरीज़ में लेके जा सकते हैं और उनको खिलाएं और उनको पता चले। आप एकदम 6-7 को लेके गए, क्या हुआ? वहाँ 2-3 ने मैच खेले और उसके बाद वो बैठ गए। अब उनको कोई नहीं पूछेगा, तैयब तारिक को अब कोई पूछेगा? बोलेगा यार वो खेल चुका। तो अब ये सीरीज़ थी ना, इस सीरीज़ में आपको पूरे मैचेस जो हैं उनको दे देते नए प्लेयर्स को। चाहे भाई आपके पास 10 मैचेस हैं, वनडे भी हैं, T20 में खेले, और उसके बाद अगर वो फेल होते हैं। गलत किया हारून रशीद साहब की, ये पॉलिसी गलत है। हारून रशीद खुद फैसला नहीं करते भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक भी फैसला हारून रशीद का खुद का नहीं है। पूरी PSL और वो उस वक्त कुछ और दे, कुछ और है। यहाँ लोग बदलते हैं, या हमारे मुंह पे कुछ और है, पीछे कुछ और है। वहाँ जाके ज्यादती की आपके साथ, कोई ज्यादती मेरे साथ नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि भाई हमें नजर अगर आपको जवाब नहीं देते
ये तो उनकी बात जॉब का जवाब की हिस्सा नहीं है, ये बात तो जवाब उनकी की जॉब नहीं का है। हिस्सा नहीं जॉब मैं नहीं कहता कि आप ये जॉब का हिस्सा है। लाहौर में बैठे बंदे को आप जो है एक अगर बात वो करता है उसको 4 बातें बता देते हैं, और यहाँ से जब हम उनसे पूछते हैं तो उनको नहीं बताते। ओहो, ये ये कराची के शिकायत है, साथ लाहौर में बैठे कराची के साथ ज्यादती हमेशा से। अरे ये कराची लाहौर नहीं के नहीं मैं बता मामला रहा हूँ छोड़ो, कराची इस वक्त लाहौर का पल्ला भाई, भारी मैं है। ये कह रहा हूँ, एजाज शेख लाहौर- नाराज हो लाहौर जाएंगे। की- मैं एजाज शेख, टीम की बात नहीं कर साहब, रहा। आप जवाब दें इनकी बात का। हारून रशीद जो है डमी है, ये मान लें डमी है। आप जवाब दें इनकी बात का। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं लाहौर को फेवर करते हैं वो। नहीं बदी भाई, आप थोड़ा सा अजीब सी बात कर रहे हैं। बात यह है कि ये जब ये आते हैं ना, हारून हो कोई भी हो, हमारे पास इलियास साहब थे, मोहम्मद इलियास टेस्ट क्रिकेटर, फरक सर भी हैं, तो वो हमारे साथ सजाल में बैठे रहते हैं। हाफिज इमरान साहब को पता है कि सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, लेकिन खबर के मामले में वो बिल्कुल कोरे होते थे, नहीं बताते थे। एक क्राइटेरिया था, ये भी दुरुस्त आपने कहा कि हारून रशीद मोम के नाक हैं, जिधर मर्जी मोड़ लें, उन्होंने ओबे करना है। जिन्होंने उनको पॉइंट किया ना, बस उनके लिए किबला काबा हर चीज वो ही है। क्या गलत उनके लिए करते वो हैं? सारे अच्छा क्या करते हैं ये बता दें। अगर वो पहले क्रिकेट बोर्ड बात की सुने, तरफ बात सुनते हैं, सुने, बात सुने, तो गलत बात क्या? सुने। मैं भी तो अपने बॉस की बात सुनता हूँ, आप भी अपने बॉस की बात सुनते हैं। बदी भी तो अपने बॉस को दोस्ती- बोलेंगे वो खुद ही ऐलान कर दिया करें, फिर उनको सामने क्यों बिठाते हैं? बात नहीं, सुने, बॉस बैठे थे ना साथ, रिश्ते- वही तो मैं उनके कह रहा बैठे थे। जी जी, उनके साथ दोस्ती रिश्तों की जो कदर है वो अपनी जगह बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन जब उनसे कुछ चीज पूछी जाती है ना, चाहे कोई लाहौर का बंदा हो, मैं अपना साथी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मेरे बहुत अच्छा तलक है। हमने उनके साथ, मैंने कीनिया जिम्बाब्वे का टूर भी किया हुआ है, जब अहमद शहजाद वगैरह बाहर हो गए थे, स्कैंडल सामने आया था, बड़े याद हो गया 2009 में। तो इतना अच्छा उसके साथ तल्लुक होने के बावजूद वो कोई चीज नहीं बताते। वो उन्होंने सिर्फ एक असूल तय कर रखा है कि जिन्होंने उनको चलें ठीक है, ठीक है। उनकी शख्सियत पे, पढ़ने और उसके अलावा कुछ नहीं करना। उनकी शख्सियत पे हम बातें करें। एक ब्रेक लेता हूँ क्विकली, उसके बाद आई कम बैक टू इमरान, हाफिज इमरान साहब, उनके साथ इस मामले को कंक्लूड करेंगे। उसके बाद हॉकी का बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, वो भी इमरान से हम शुरुआत करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स वन में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सिलेक्शन मैटर पे, और मोहम्मद वसीम जो साबिक चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने ये कहा कि ये तरीका कि नए लड़कों को चांस दिया एक मजबूत टीम के खिलाफ, और उन्हीं लड़कों को ड्रॉप कर दिया एक निस्बतन आसान हरीफ के खिलाफ। तो इमरान, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? इस वसीम की जो बात है उससे आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, जब वसीम साहब चीफ सिलेक्टर थे तो लोग जब उन पर तनकीद होती थी वो कहते थे गैर जरूरी है, गैर जरूरी तनकीद होती है, नामुनासिब तनकीद होती है। तो अगर उसी पैमाने पर, उसी कसौटी पर इन्हें भी परखा जाए तो फिर ये भी गैर जरूरी है। किन लोगों को शामिल किया और किन लोगों को ड्रॉप किया, पहले वो ये बताएंगे क्या शामिल ठीक किया था। अगर शामिल ठीक किया था तो फिर ड्रॉप करके गलत किया है, तो उनका अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि PSL जब होता है तो उसके बाद जो आपके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई भी सिलेक्शन कमेटी हो, वो फौरी तौर पर उनको टीम में शामिल करती है। वसीम साहब की इस बयान को एक तरफ रख के अगर हम आपस में बात करते हैं तो देखिए, एहसानुल्लाह पाकिस्तान की टीम का हिस्सा, एहसानुल्लाह जमान, ये तो कोई शक नहीं है इनमें। जमान भी हैं, ठीक है, साइम अयूब भी हैं, ठीक है, आजम खान ड्रॉप हुए, तैयब ताहिर ड्रॉप हुए, तो आप देखें कि और अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हुए, अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हुए, ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक किसी एक टीम में है, ऐसा नहीं है। अब्दुल्ला शफीक वनडे स्क्वाड का हिस्सा है। तो ये तनकीद बराए तनकीद वाला एक पहलू भी यहाँ पर आपके सामने जरूर नजर आता है कि सिर्फ आपने आजम खान की वजह से आपको अच्छा नहीं लगा, या आपको तैयब ताहिर की वजह से अच्छा नहीं लगा, या फिर आपको अब्दुल्ला किसी और खिलाड़ी की वजह से अच्छा नहीं लगा, जिनको मतलब है कि बिल्कुल किसी भी जगह मौका नहीं दिया गया। तो ये कहना बहुत आसान है। जब आप बाहर होते हैं तो आपको, और मेरा ये ख्याल है कि जो लोग किसी भी पोजीशन पर काम करके गए हों उनको दूसरों को थोड़ा सा मार्जिन इतना जरूर देना चाहिए कि आपकी बात में और एक आम शहरी की बात में कोई फर्क जरूर होना चाहिए, ताकि लोगों को जो उनके दिमाग को लगे। ये बात एहसानुल्लाह ठीक है, जमान ठीक है, अब्दुल्ला ठीक है, साइम अयूब ठीक है, तो क्या चाहते हैं फिर वो पूरी की पूरी टीम जो है वो 11। चलो ठीक है, ये बात हो गई। अब क्रिकेट का मामला अब मैं लपेटना चाह रहा था, उनको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। बदी एक आखिरी बात ये करो, देखिए आप जैसे इमरान भाई ने कहा ना कि PSL, तो इसका मतलब आप मान लें कि आपने PSL को क्राइटेरिया बना लिया है पाकिस्तान टीम के लिए, तो फिर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट किस काम की है? चलो वो ये भी तो होना चाहिए ये ना। बात हो जाएगी। इमरान, ये बताओ कि पाकिस्तान के जो कोच हैं, हॉकी टीम के कोच हैं,
सिगफ्राइड एक्मैन, उनके हवाले से मज़ारी साहब जो आईपीसी के मिनिस्टर हैं, उनका बयान भी हमने सुना। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी एक्सटेंशन का मना कर दिया है क्योंकि वो $10,000 पर मंथ के मुलाजिम हैं और उनको 1 साल से तनख्वाह नहीं दी, तनख्वाह दी नहीं है उसको और उसको मना कर दिया। ये क्या मामला है सिगफ्राइड एक्मैन का? इसके हवाले से आपके पास कोई अपडेट हो तो। देखिए, बात यह है कि आप उसको मना कर दें, आपको इख्तियार और हक हासिल है कि आप उनको आगे मजीद उनके मुद्दत मुलाजमत में तोसील नहीं करना चाहते, ना करें। आप एक से छोड़ के लाख मरतबा ना करें, लेकिन ये जो उसकी वाजिबुल अदा तनख्वाहें हैं, ये अदा करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर आपने गैर मुल्की कोच को लाए और अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसमें एक फरीक के तौर पर वहाँ पर मौजूद है या हुकूमत पाकिस्तान एक फरीक के तौर पर मौजूद है, तो हम ये दुनिया हॉकी को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम दुनिया हॉकी को क्या पैगाम दे रहे हैं कि 10 माह से एक गैर मुल्की कोच को तनख्वाह नहीं मिली है और हम अपनी अपनी जगहों पर बगले बजा रहे हैं यहाँ पर बैठे। हम किस मतलब है कि अंदाज से काम कर रहे हैं और क्या तरीका है हमारा काम करने का। फिर हम ये कहते हैं कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, पाकिस्तान की टीम हॉकी जीतती नहीं है, पाकिस्तान की टीम को दुनिया में कहीं कोई बुलाता नहीं है। आपको लोगों ने क्यों बुलाना है? ना आपके पास हॉकी खेलने की सलाहियत है, ना आपके पास लोगों को अपने लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की और लोगों के साथ अपने मुआहदे की पासदारी की आपके पास सलाहियत है, ना लोगों से आप बात कर सकते हैं, ना लोगों के साथ आप जो तय करते हैं उसको पूरा कर सकते हैं, निभा सकते हैं। एक्मैन आपके पास थे, आपके कोच थे, आप उसको फारिग करें, आप जब मर्जी करें, लेकिन आप उसकी वाजिबुल अदा तनख्वाहें तो फौरी तौर पर अदा करें। ये कितनी बदकिस्मती शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए कि वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर दुनिया पर जहां कहीं भी जाएगा वो यही कहेगा सबसे पहले ये पाकिस्तान इन्होंने मेरे 10 महीने की तनख्वाह रोकी हुई है। आप देखिए कि क्या नाम पाकिस्तान के साथ किस किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा बैठिए कौम पाकिस्तानियों को। तो ये कह देना आसान है, आप उसको फारिग कर देंगे यार, लेकिन आप उसको फारिग करने से पहले उसके 10 महीने के पैसे उसको लौटाएं। एजाज शेख और साहब, कहेंगे, ठीक है। एजाज शेख साहब, किसका कसूर है ये? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का या पीएसबी का कसूर है? ये किसको आप कसूरवार समझते हैं? क्योंकि ये मुआहदा तो पीएसबी ने किया था, पीएचएफ के कहने पर। आसिफ बाजवा साहब सेक्रेटरी थे। जी आसिफ भाई, मेरे ख्याल में ये दोनों का ही कसूर है कि अगर 10 माह तक उनको तनख्वाह दी तो ये जो हैदर साहब भी आए हैं, उससे पहले जो रजीम चाह थी, जो ब्रिगेडियर खालिद सियाद खोकर साहब इधर मौजूद हैं, जो लीग करवाने के दावेदार थे कि हम बहुत बड़ी लीग कराने जा रहे हैं, ये इतना अच्छा तो नहीं हुआ। और जब वो इधर कर रहे थे तो ये उसी वक्त उनको भी कह देना चाहिए था कि ये फौरी तौर पर मुझे जो मेरी वाजिबुल अदा जो मेरे ड्यूज हैं वो क्लियर किए जाएं। इसके अलावा ये जो अभी तक वही प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, ये प्रेसिडेंट का काम सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो डोनेशन है, टीम को मैनेज करे, टीम को टूर्स करवाए। इसके अलावा जो आईपीसी मिनिस्ट्री है वो भी बराबरी की जिम्मेदार है। जो हाफिज साहब ने कहा, बिल्कुल मैं उनको सेकंड करता हूँ कि ये पूरी दुनिया में जागरूकता आई हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर उनकी वाजिबुल अदा रकम है, जो ड्यूज हैं, वो फौरी तौर पर क्लियर होने चाहिए। तो अगर आज कौन बंदा होगा जो किसके बिहाफ पे दोबारा पाकिस्तान की कोचिंग के लिए आएगा? अगर राना जहीर अपनी वो जो मरहूम है अकेडमी के लिए ओल्डमैन को बुलाया, उनको अच्छा उन्होंने अकोमोडेशन दी, उन्हें पे भी किया, अपने क्लब के लिए एक पूरे 15 दिन उन्होंने पाकिस्तान यानी लाहौर में रखा, 5 स्टार होटल भी दिया और सारे उसको पे किया, जो एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक काम किया। तो क्या इतनी बड़ी फेडरेशन जो इतने बड़े दावेदार हैं कि हमारे फलां से ताल्लुकात हैं, तो उनको वाकई उनको पे करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जागरण। सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक ऐसा कोच लेकर आते हैं जिसको आप डॉलर में तनख्वाह दे रहे हैं। आप खुद तो सोचें, आपके जो कौमी खेल है वो यहीं पर जवाल पजीर है। आप अपने लड़कों को कौन से आपने पैसे इस वक्त पर दिए हैं? बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान छोड़कर चले गए, जाके दूसरे ममालिक में लीग खेल रहे हैं। कुछ लड़के वहाँ जा पर इमरान है, अब जो सारे लीग खेलने चले गए, इमरान वारसी, मोहम्मद इमरान, वही मैं कह रहा हूँ कि कितने लड़के बाहर जाके ममालिक में लीग खेल रहे हैं। बिल्कुल 8 से 10 लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम के जो बाहर जाकर अपने रोजगार के लिए कर रहे हैं। आप उनको पैसे नहीं देते थे कि 2-2 साल के बाद, 3-3 साल के बाद उनको पैसे जो है मिलते थे, तो उनको नहीं देते थे। आपने एक ऐसा हेड कोच रख लिया जिसको आपने डॉलर में पैसे दे रहे थे, फिर आपने 10 महीने गुजर गए, उसको पैसे भी नहीं दिए। तो क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? आपके पास पैसे नहीं है तो आप भाई, आपके पास साबिक ओलंपियन जो रोजाना बातें कर रहे होते हैं, इनको किस काम के लिए है? ये कहते हैं कि हमारे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो भाई उससे फ़ायदा लो। ये आपस में ही लड़ते रहे, वही है ना हमारे ओलंपियंस। तो आज हॉकी का ये हाल है। यही ओलंपियंस ही अगर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम ही इसकी कुछ एक ही ओलंपियन हम ग्राउंड पे देखते हैं, इस्लाहुद्दीन या हनीफ खान। इस्लाहुद्दीन अपनी एकेडमी चलाते हैं, हनीफ खान
किसी और की एकेडमी में काम करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इनको पाकिस्तान टीम की बागडोर दें, जाएं भाई आप पाकिस्तान टीम की कोचिंग करें, ये करें। कोई एक आता है तो वो अपने उसके लिए लड़ना शुरू कर देता है, दूसरा आता है उसके लिए लड़ना। आज से बाजवा का दौर देख लें, सेक्रेटरी आए, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो पैसे थे या फंड थे कहाँ चले गए भाई। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कुछ ना कुछ तो देता था ना, लड़कों के भी पैसे आपने नहीं दिए। तो मेरे ख्याल में आप हॉकी तो जवाल पजीर हो रही है, लेकिन हॉकी की वजह से आपका मुल्क का नाम भी जो है दीगर ममालिक में अच्छा, हाफिज साहब इससे बात की बदी ने, एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है तो अभी पैसे कम कर दिए हैं। वो पैसे जो लोग आते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की फैसिलिटी में कराची में, उनकी तो फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। जो फीस 1000 रुपये महीना थी वो 5000 कोचिंग सेंटर की 1000 रुपये साल की फ़ीस थी वो 5000 हो गई, और 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये फ़ीस कर दी। तो ये तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने, मैंने जाके पता किया था, उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है। तो स्पोर्ट्स बोर्ड तो खुद इस तरह से कर रहा है। हाफिज साहब देखिए खान साहब, बात यह है कि जितने भी बोर्ड है ना, भले वो पाकिस्तान या सूबाई बोर्ड हैं स्पोर्ट्स के, बदकिस्मती से इनका भी कोई मुनासिब किरदार नहीं है पाकिस्तान में खेलों की तरक्की के हवाले से। अब लाहौर में आप देखें कि वहाब रियाज मुशीर खेल बने हैं, तो उन्होंने जिन्होंने रमज़ान में पहले टूर्नामेंट कराया, खिलाड़ियों को अच्छी खासी इनामी रकूम दी। फिर उन्होंने उसके बाद जो हमारी नेशनल गेम्स हैं उसके लिए एथलीट्स को एक बहुत अच्छे मुआवजे, अच्छे जो इनामात हैं उनका ऐलान किया है। ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं ना, ये असल में अपनी जगहों से हटे हुए हैं। वे जो इनके करने का काम है ये करते नहीं हैं। ये हारून रशीद साहब और इस तरह के दूसरे लोग तो तनकीद का निशाना बनते हैं, लेकिन असल में जो पाकिस्तान की तमाम खेलें चलाने वाले हैं ना, ये जो बोर्ड्स हैं, ये जो एसोसिएशंस हैं, ये सब के सब सिर्फ अपने इनके मफादात इनको अजीज है, इनके लिए खेलों वेलों की कोई जरूरत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अगर किसी की नजर में अहमियत होती तो आज हॉकी का ये हाल होता। आप एक्टमैन को हम रो रहे हैं, हम अपने खिलाड़ियों को रोते रोते थक जाएं तो हमारे आंसू आंखें खुश्क हो जाएंगी। इनको शर्म नहीं आती है, ये अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इनको अपने ओहदों से प्यार है, इनको अपने मफादात अजीज हैं। इनमें से किसी को पता किसी का दिल में कोई थोड़ा सा दर्द है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान की हॉकी के साथ, क्या हो रहा है पाकिस्तान की दीगर खेलों के साथ। ये बोर्ड्स वाले जो हैं, इनके अपने कमरे जाके देखें। साहब अभी दफ्तर नहीं आया होता तो उसका एसी भी चल रहा है, उसकी गाड़ी भी खड़ी हुई है, उसकी सब चीजें खड़ी हुई हैं। इनके अपने पैसे आज तक कम हुए? कम तो पैसे होते हैं जो सहूलियात पे कट लगता है, जो पैसों पे कट लगता है, जो बिजली गिरती है वो गिरती है उसके ऊपर जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और जिनकी वजह से इनके कमरे चलते हैं, उनको तो कोई पूछता नहीं है। उनकी तो मराहत भी वैसी हैं, उनकी तनख्वाहें भी वैसी हैं, उनका लाइफस्टाइल भी, तर्ज जिंदगी भी नहीं बदलता बल्कि बेहतरी होता चला जाता है। ये खेलों में तो गिरती है सिर्फ और सिर्फ उन पर जो आपका कौमी परचम उठाकर दुनिया में आपका नाम रोशन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, वो लोग आज के दौर में आप उनको फिल्टर्ड वाटर नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान, आपने बहुत खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है। बहुत उम्दा आपने नुक्ता छेड़ा। इस पर तो प्रोग्राम मजीद में करूँगा आगे आने वाले दिनों में, आपको ज़रूर ज़हमत देंगे उस प्रोग्राम में, या लाहौर मेरा आना हुआ तो उस वक्त करेंगे। एजाज शेख साहब आपका भी शुक्रिया, हाफिज़ इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपने जो बात की वो दिल को लगी है मेरे। और बदीर जमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था जी आज का हमारा स्पोर्ट्स वन। इसमें हमने क्रिकेट के मामलात, हॉकी के मामलात और पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मामलात पर कोशिश की है कि अपना नुक्ता नज़र हम दें और वो बात बताएं जो खिलाड़ियों को नुकसान का बायस बन रही है। स्पोर्ट्स वन देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।